फैमिली में दो दो क्राइम होता है और पहला क्राइम जब होता है वो अनसुलझा रह जाता है, उसके बाद दूसरा क्राइम होता है और समझ में किसी को नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। कहानी पंजाब की है, कहानी लुधियाना की है। लुधियाना के एक बड़े बिजनेस फैमिली में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बल्कि उनका एक अच्छा खासा रसूख था पूरे लुधियाना शहर में और इनका कारोबार और इनकी दौलत शोहरत सब कुछ थी। इस परिवार के जो मुखिया थे सुनील जैन, 2002 में सुनील जैन को अचानक कोई गोली मार देता है और उनका कत्ल हो जाता है। सुनील जैन के कत्ल की तफ्तीश करती है लुधियाना पुलिस काफ़ी वक्त तक। कोई कातिल हाथ नहीं आता, कोई सबूत नहीं मिलता, सुराग नहीं मिलता। वक्त बीतता जाता है, 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद सुनील जैन की विधवा, उनकी पत्नी 40 साल की उम्र, रीमा जैन, वो अपने पति के सारे बिजनेस को संभाल रही थी। उनका एक बेटा भानु प्रताप घर भी देख रही थी, बिजनेस भी संभाल रही थी। अच्छा खासा रसूख था, पैसे वाला परिवार था, पॉश एरिया में घर था। 3 साल बीत गए थे पति के कत्ल को। पुलिस अपनी कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे जैन परिवार की जिंदगी ढर्रे पर लौट रही थी। वक्त मरहम को भरता जा रहा था। लेकिन तभी 29 जुलाई 2005 रीमा जैन सुबह अपने घर से निकलती हैं लुधियाना के, जहाँ पे वो रहती थी, और हर सुबह उनकी एक रूटीन में शामिल था कि वो अपने घर से निकलकर पास में ही एक सतलज क्लब है लुधियाना में, उस सतलज क्लब में वो स्विमिंग के लिए जाती थी खुद को फिट रखने के लिए। तो रूटीन के हिसाब से 29 जुलाई 2005 की सुबह वो अपनी होंडा एकॉर्ड कार में निकली और सतलज क्लब पहुंची। इसके बाद करीब 9 बजे तक उनको घर वापस आ जाना चाहिए था। 9, साढ़े 9, 10 बज गए, वो घर वापस नहीं आई। थोड़ी देर के बाद घर वालों को फिक्र हुई, उन्होंने कॉल किया, मोबाइल बंद। तो थोड़ी सी चिंता हुई, थोड़ा और वक्त बीता। फिर घर वाले सतलज क्लब पहुंचे तो पता चला कि वो आई तो थी, वहां से निकल गई। अब बड़ी परेशानी, पूरा परिवार ढूंढ रहा है, चारों तरफ पता किया गया। 3 साल पहले एक हादसा परिवार में हो चुका है, पति को गोली मारी जा चुकी है। तो अजीब तरह के ख्याल भी मन में आ रहे हैं। इधर उधर रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जो बिजनेस पार्टनर, बिजनेस जिससे डील होता है, उन लोगों से एक एक करके सबसे पता किया जा रहा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। जब आखिर में कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता, दोपहर से शाम हो जाती है और रीमा जैन वापस नहीं लौटती हैं, तब घर वाले हार जाते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। और इसके बाद वो लुधियाना में जरगांव पुलिस को सूचना देते हैं कि रीमा जैन, उम्र 40 साल, जो एक अच्छी जानी मानी शख्सियत, चूँकि वो सोशलाइट भी थी तो उनका अच्छा खासा नाम भी था, उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई जाती है। जरगांव पुलिस के पास जैसी रिपोर्ट आती है, जरगांव पुलिस भी थोड़ी हरकत में आ जाती है, क्योंकि 3 साल पहले परिवार में ऐसे ही एक कत्ल हो चुका है और अब उसके बाद उनकी वाइफ का लापता होना, तो ये एक बड़ा मामला था। और फिर मीडिया को हैंडल करना, क्योंकि एक बड़े फैमिली, बड़े ख़ानदान, घराने का मसला था। अगले दिन लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद सारे अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं कि बिजनेस परिवार की एक जो रीमा जैन है वो गायब है। अब पुलिस ढूंढ रही है, हर तरफ नाकेबंदी भी है, होंडा एकॉर्ड कार का नंबर भी फ्लैश कर दिया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तमाम लोगों से पूछताछ, बिजनेस राइवलरी, सारी चीज़ें देखी जाती है, कोई सुराग नहीं मिलता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। तभी 3 से 4 दिन जब बीता, तो चूंकि रीमा जैन की इस गुमशुदगी की खबर अब तक मीडिया में आ चुकी थी, लुधियाना पुलिस अपने आसपास के ज़िले और स्टेट को भी अलर्ट करती है कि ऐसे कोई कार का नंबर अगर आपके यहाँ हो तो आप प्लीज़ इसको चेक करके बताएं। तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली पुलिस को भी इस होंडा एकॉर्ड कार का नंबर फ्लैश किया जाता है। इत्तेफाक से दिल्ली पुलिस का एक मुलाजिम, जो जिसकी ड्यूटी थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आईजीआई, वो वहाँ ड्यूटी पे था और नंबर फ्लैश था होंडा एकॉर्ड का। तो अचानक देखता है कि आईजीआई एयरपोर्ट की पार्किंग में एक होंडा एकॉर्ड कार खड़ी है और उस गाड़ी का नंबर वही है जो नंबर लुधियाना पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। तो वो पुलिस वाला उस नंबर को देखता है जिसकी ड्यूटी आईजीआई पे थी, वो फ़ौरन अपने सुपीरियर को बताता है। सुपीरियर पुलिस वाले आते हैं, कार को देखते हैं, चेक करते हैं, सेम गाड़ी थी, सेम नंबर था, होंडा एकॉर्ड, कलर भी वही। फ़ौरन दिल्ली पुलिस लुधियाना पुलिस को इन्फॉर्म करती है, कहती है कि गाड़ी यहाँ है। खबर सुनते ही लुधियाना पुलिस दिल्ली पहुँचती है, एयरपोर्ट पहुँचती है, साथ में फैमिली के मेंबर को भी लेकर आती है। फैमिली मेंबर गाड़ी को पहचान लेते हैं, देखते हैं। उस कार में ऐसा कुछ नहीं था सिवाय उनकी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर जाया करती थी, वो रखा हुआ था उसी तरह से डिक्की में। तब उस कार की बरामदगी ने इस पूरे केस को मोड़ कर रख दिया
अब तक ये था कि रीमा जैन गुमशुदा है, गायब हो गई हैं, लेकिन जिस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में वो कार पार की गई थी, जिस करीने से, जिस तरीके से, बाकायदा ऑफिशियली तरीके से, उसको देख के ये लगा कि ये कार पार करने के बाद, और चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में वो पार्क थी गाड़ी, डोमेस्टिक में नहीं। 2 एयरपोर्ट दिल्ली में, अब तो खैर P3 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का IGI एयरपोर्ट, उससे कई डोमेस्टिक के भी प्लेन उड़ते हैं, लेकिन पहले ऐसा था नहीं। पहले डोमेस्टिक टर्मिनल 2 था और ये अलग था। तो ये गाड़ी जो है ये इंटरनेशनल की पार्किंग में लगाई गई थी। तो उससे सीधा सीधा ये लगा कि रीमा जैन लुधियाना से दिल्ली आई और दिल्ली से कहीं विदेश चली गई। गाड़ी को पार्किंग में देखकर लुधियाना पुलिस और दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिली बाकी, उसके ज़रिए भी यही पता चला कि वो पार्क है यहाँ, इसका मतलब है वो गाड़ी से उतरी हैं, एयरपोर्ट गई हैं और विदेश चली गई। अब ये पुलिस के दिमाग में यही थ्योरी थी। वापस लौटती है पुलिस लुधियाना, घर वालों से फिर से बात करती है, पता करती है कोई आपस में झगड़ा मसला तो नहीं है। इसके बाद घर वाले भी ढूंढते हैं, रीमा जैन का पासपोर्ट घर से बरामद हो जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि बिना पासपोर्ट के वो विदेश नहीं जा सकती, पासपोर्ट घर पे है। और ऐसा कोई पिछले 3 साल में उनके पति के मौत के बाद से घर के माहौल ऐसा कुछ बदले नहीं जो घर वालों से रीमा जैन को कुछ छुपाना पड़े, और बेटा वहीं था। तो ये चीज़ अब खारिज हो गई कि ये गाड़ी जो है उसकी मौजूदगी एयरपोर्ट पे होने का मतलब ये नहीं है कि रीमा जैन विदेश जा चुकी हैं। लेकिन फिर गाड़ी एयरपोर्ट पे क्यों पार्क है? अब पुलिस इसको लेकर अलग अलग थ्योरी पे काम कर रही है कि हो सकता है रीमा जैन को यहाँ से किसी ने अगवा किया, किडनैप किया, दिल्ली ले गया, दिल्ली के बाद उनको कहीं आसपास छुपाया हो और पुलिस को चकमा देने के लिए और बचने के लिए गाड़ी लेकर एयरपोर्ट पे पार्क कर दी हो। तो इस थ्योरी पे भी पुलिस काम करने लगी। मीडिया का उधर अलग प्रेशर, फैमिली का अलग प्रेशर, ये सारी चीज़ें चलती रही, पर रीमा जैन का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, करीब 7 महीने गुजर जाते हैं। जुलाई का ये मामला था और जुलाई के बाद जनवरी 2006 आ जाता है। लुधियाना पुलिस के हाथ खाली। उस वक्त एक नए नए SP ज्वाइन किए थे, उनका पूरा फोकस ही इसी केस पे था, रीमा जैन की गुमशुदगी के केस को सॉल्व करना। तो अब तक शक यही था कि उनको किडनैप कर लिया गया, कहीं रखा गया, लेकिन कोई रैंसम का भी कॉल नहीं आ रहा है। पुलिस जांच करती रही, अंधेरे में हाथ पैर मारती रही, ना कहीं से कोई लावारिस लाश मिली, ना कोई ऐसी खबर मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान पुलिस का कोई मुखबिर बताता है कि लुधियाना के जेल में एक कैदी बंद है और उस कैदी का नाम है मक्खन सिंह। और मक्खन सिंह ने कहा है कि रीमा जैन नाम की एक महिला जो बिजनेस टाइकून है वहां की, उसकी सुपारी ली गई थी 25 लाख रुपए में। अब ये मुखबिर के जरिए मक्खन सिंह जो जेल में बंद था उससे खबर मिलती है। खबर मिलने के बाद पुलिस के मुखबिर के जरिए जब अफसरों तक ये बात आती है तो ये तय होता है कि मक्खन सिंह से बात किया जाए और इस मामले को पता किया जाए कि किसने क्या दिया और क्यों नहीं दिया। नवंबर 2005 में जमानत में मक्खन सिंह जेल से बाहर आता है, लेकिन बाहर आते ही कुछ अनजान लोग गोलियों से उसको मार डालते हैं और मक्खन सिंह का कत्ल हो जाता है। तब एक शख्स जो इस केस में चश्मदीद था, जो बता सकता था कि किस तरीके से ये हुआ है, वही शख्स उसका कत्ल हो गया और एक पुलिस को जो सुराग और सबूत मिल सकता था वो सबूत हाथ आने से पहले वो शख्स मारा गया। अब अजीब ये केस में एक मोड़, पुलिस के भी कान खड़े होते हैं कि पहले तो रीमा सिंह ही गायब, रीमा जैन गायब है, ऊपर से अब जेल में सुपारी की नई कहानी सामने आ रही है, 25 लाख की सुपारी है, और जो शख्स इसका एक विटनेस है, कैदी, वो जेल से बाहर आते ही मारा जाता है। चेन बड़ा है, ग्रुप बड़ा है, लेकिन मकसद क्या है, किसने सुपारी दी, क्यों कत्ल हो रहा है। और तब पुलिस के फिर ये भी होते हैं कि कहीं 3 साल पहले रीमा जैन के पति का जो कत्ल हुआ था, सुनील जैन का, जिसको गोली मारी गई थी, कहीं उसका इस कत्ल से कोई लेना देना तो नहीं। अब इस सारे पहलू पे पुलिस फिर से अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। तफ्तीश जब आगे बढ़ाती है तो शुरू में कुछ फैमिली वालों ने रीमा जैन के पुलिस से कहा था कि उनके कुछ परिवार के लोगों से भी अनबन है, जिसमें खासतौर पर जो रीमा जैन के जेठ हैं, मतलब सुनील जैन के बड़े भाई, तो सुनील जैन का जो बड़ा भाई है उसको लेकर अनिल जैन की अनबन थी। पुलिस ने उस वक्त भी अनिल जैन से पूछताछ की, अनिल जैन से पूरे रीमा सिंह की गुमशुदगी के बारे में, बट कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लगी। फिर पुलिस ने बाकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। अब जेल से सुपारी देने की बात 25 लाख और उस मक्खन सिंह के कत्ल की हो जाने की बात,
उसके बाद फिर से अब पुलिस को लगा कि बाहरी जितने भी बिजनेस राइवल और बाकी जितने भी हैं उन सबको खंगाल लिया, कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। आखिर में पुलिस को लगता है कि इस कत्ल का कहीं ना कहीं कोई तार रीमा जैन के फैमिली और परिवार से ही जुड़ा हुआ है। और 3 साल पहले जो उनके पति सुनील जैन का कत्ल हुआ, शायद उस कत्ल को भी वो अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो बाहर कातिल ढूंढते रहे और शायद मामला घर का हो। तो फिर पुलिस ने और वहाँ जरगांव के एसपी ने तय किया कि अब जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए और उनको चेक किया जाए। अलग अलग लोगों पे नज़र रखी गई। उनमें से एक अनिल जैन भी, जो रीमा जैन के जेठ सुनील जैन के बड़े भाई, तो उनकी सारी चीज़ें नज़र रखी गई। उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। लेकिन जिस वक्त जुलाई में रीमा जैन गायब हुई, उस दौरान के बारे में उनके जब चीज़ें को खंगाली गई, लोगों से पूछा गया था, कुछ चीज़ें बड़ी बदली बदली सी नजर आई। पुलिस को शक हुआ। इसके बाद रीमा जैन के फिर बेटे से लंबी पूछताछ की भानु प्रताप से। तो भानु प्रताप ने, जो शुरू में भी उसने कहा था कि मुझे अपने ताऊ पर शक है, कुछ कारोबार को लेके, जायदाद को लेकर हमारा झगड़ा, और इनका झगड़ा चलता रहता था। लेकिन परिवार के बाकी लोगों ने कहा कि वो झगड़ा जैसे आम घरों में होता है वैसा होता है और वैसा था, पर वो जान ले ऐसा भी नहीं कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। और सेम चीज़ जब सुनील जैन का कत्ल हुआ था तब भी यह मामला उठा था और तब भी पुलिस ने अनिल जैन से पूछताछ की थी, सुनील जैन के कत्ल के लिए, उसी के बड़े भाई से, और तब भी उसको फिर छोड़ दिया गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं था। तो अब रीमा जैन जब 7 महीने हो गए, कोई कुल ही नहीं मिल रहा है और ये यकीन हो गया कि मामला कुछ करीबी लोगों का है, तब पुलिस ने फिर, चूंकि पहले भी उंगली उठी थी अनिल जैन पर, तब अनिल जैन को जीरो इन करने का फैसला किया। उसकी हर मूवमेंट में नज़र रखनी शुरू की, उसके मोबाइल को, उसके फ़ोन को टैप करना शुरू किया और ये सारी कोशिशें रंग लाई। पता चला कि अनिल जैन 2-3 ऐसे क्रिमिनल के संपर्क में है जो जेल में रहे हैं, और उनमें से एक ऐसा है जो वो मक्खन सिंह जो जेल में था और जो विटनेस था जिसने बताया था सुपारी का, वो उसके संपर्क में था। जिनके संपर्क में था अनिल जैन, और अनिल जैन का एलियस नेम मिकी जैन भी था। एक तो जसवीर सिंह, एक कुलदीप सिंह और एक तरसीम सिंह, ये 3 लोग थे और इन्हीं तीनों को सुपारी दी गई थी। हालांकि इनमें से एक ड्राइवर था, बट ये था कि इन्हीं तीनों को सुपारी दी गई। जब ये पुलिस को लगा कि ये क्रिमिनल के साथ क्यों कांटेक्ट में है, संपर्क में है, और इनमें से एक ऐसा बंदा है जो उस मक्खन सिंह से संपर्क में है जो जेल में था, तब पुलिस को लगा कि अब सिर्फ जांच से कोई फायदा नहीं होगा, अब कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। इसके बाद पुलिस ने इन तीनों को उठाया जिनके संपर्क में था और जो ऑलरेडी पुलिस में वांटेड थे और एक तरह से बैड कैरेक्टर थे और किडनैपिंग और इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट था। तो जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसीम सिंह को जब पुलिस ने उठाया और 3rd डिग्री दी, तो इन तीनों ने अपना मुंह खोल दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने रीमा जैन को मारा है, 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, और ये सुपारी का ऑफर जब ये लोग जेल में थे तब वहाँ उनके पास आया था, और तब मक्खन सिंह से उसने शेयर कर लिया था और बताया था कि एक ऐसे लुधियाना की लेडी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़ी मतलब हस्ती है, उसके कत्ल के लिए सुपारी मिली है 25 लाख रुपए में। 10 लाख रुपए एडवांस दिया गया। सुपारी लेने के बाद इन लोगों ने तय किया कि रीमा को जब वो घर से क्लब के लिए जाती हैं उसी वक्त किडनैप किया जा सकता है, क्योंकि बाकी टाइम में कोई ना कोई और होता है। तो जब वो क्लब के लिए निकली, सतलज क्लब के लिए, 29 जुलाई 2005 की सुबह, 3 लोगों ने फॉलो किया। क्लब से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में उन्हीं के किडनैप किया, उन्हीं की गाड़ी में किडनैप करके उसके बाद उनको लेकर सीधे ये पहुंचते हैं अनिल जैन की फैक्ट्री में, मतलब रीमा जैन की जेठ की ही फैक्ट्री में। अनिल जैन की लुधियाना के ही फोकल पॉइंट एरिया में अनरथ टेक्सटाइल के नाम पे कपड़ा बनाने की फैक्ट्री थी। तो ये उसी अनरथ टेक्सटाइल फैक्ट्री में रीमा जैन को लेकर जाते हैं। रीमा जैन को वहाँ ले जाने के बाद टॉर्चर किया जाता है, कुछ कागज़ों पे साइन करवाए जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कराए जाते हैं। इसके बाद रीमा जैन को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंसुलिन का इंजेक्शन आमतौर पे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए होता है और ये एक तरह का साइलेंट किलर इंजेक्शन है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है उनको आप इंसुलिन का इंजेक्शन अगर एक से ज़्यादा देते हैं तो उनकी आप जान खतरे में डालते हैं, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लो कर देता है। तो कोशिश ये थी, और इनकी प्लानिंग पहले इन्होंने किडनैप तो कर लिया, पर आगे क्या करना ये तब तक इन्हें कुछ मालूम नहीं था। फिर इन्हें लगा कि अगर ये कहीं लाश मिलती है और बरामद होती है और सब कुछ पता चलता है तो शक आएगा तो पकड़े जाएंगे। तो अब ये कोशिश हुआ कि कत्ल को कुछ बीमारी या किसी और चीज़ से जोड़ा जाए। इन्हें ये जानकारी नहीं थी कि इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो सिर्फ उस पेशेंट के लिए ही, और रीमा जैन को शुगर नहीं था।
तो उन्होंने उसको 4-4 इंसुलिन के इंजेक्शन लगा दिए, सिर्फ इसलिए कि अगर कल को पोस्टमार्टम हो, लाश बरामद हो, तो उसमें मौत की वजह कुछ और आए, कत्ल ना है। उसमें फिर एक तरह से सफोकेशन और दम घुटने, ब्लड प्रेशर, शुगर लो, यही सब दिखाता। तो उन्होंने ये इंजेक्शन लगा दिए, टॉर्चर किया। इसके बाद रीमा जैन की वहाँ मौत हो गई। मौत के बाद वहीं फैक्ट्री के अंदर एक सेप्टिक टैंक था, उस सेप्टिक टैंक के अंदर रीमा जैन की लाश को डाल दिया और सारे अपने अपने पैसे लेकर निकल गए। अनिल जैन अपने घर पहुंच गया। उसके बाद अपने ही इन्हीं तीनों में से एक तरसीम सिंह के ज़रिए इन्होंने होंडा एकॉर्ड गाड़ी निकाली फैक्ट्री से उसी दिन, सेम डे, जैसे रीमा जैन पहुंची, और उस गाड़ी को कहा कि तुम दिल्ली ले जाओ और इसको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पार्क कर दो। तरसीम सिंह वो गाड़ी लेकर लुधियाना से दिल्ली आता है और उसको ले जाकर पार्क कर देता है। पार्क करने का मकसद यही था कि लोगों को और पुलिस को खासतौर पर भटकाने का, कि रीमा जैन बिना किसी को बताए हुए विदेश चली गई, ताकि पुलिस ये मान ले, यकीन कर ले कि वो विदेश में जब आएंगी तब देखेंगे और बाकी किसी के ऊपर शक न जाए और पूछताछ न हो। तो ये सारी चीज़ें इन 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चली। अनिल जैन को फिर उठाया गया, लेकिन अभी तक लाश नहीं मिली थी। अब अनिल जैन को जब पकड़ा गया, तब अनिल जैन को जब बताया गया कि तुम्हारे जो 3 लोगों तुमने सुपारी दी है वो सब पुलिस के सामने मुंह खोल चुके हैं, तब अनिल जैन भी टूट गया। इसके बाद वो पुलिस को साथ लेकर अपनी फैक्ट्री पहुंचता है। फैक्ट्री में पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम अपने साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी लेकर जाती, क्योंकि उनके सामने बरामदगी दिखानी थी, वरना कल को ये उंगली उठ सकती थी कि पुलिस ने कहीं और से बरामदगी दिखाई और खामखा अनिल जैन की फैक्ट्री को बदनाम कर दिया। तो उस फैक्ट्री में जाने के बाद उस सेप्टिक टैंक की तलाशी ली जाती है। उस टैंक से हड्डियाँ निकलती हैं, स्कल निकलता है, लेकिन और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और चूँकि 7 महीना हो गया तो फिर पता भी नहीं चलता, शिनाख्त नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर पुलिस उसको फॉरेंसिक लैब भेजती है। फॉरेंसिक लैब में सुपर इम्पोजिशन के ज़रिए उस स्कल को एक चेहरा दिया जाता है, तस्वीर बनती है, और उस हड्डियों के ज़रिए रीमा जैन की माँ के सैंपल लिए जाते हैं, डीएनए मैच किया जाता है, डीएनए मैच कर जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये लाश रीमा जैन की ही है। इसके बाद वो टुकड़े और हड्डियों के और कंकाल उनके घर वालों को सौंप दिया जाता है। अनिल जैन और इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद सेशन कोर्ट में ये मुकदमा चलता है। 7 साल तक चले मुकदमे के बाद 2012 में अदालत अपना फैसला सुनाती है और इन चारों को, मतलब अनिल जैन और मिकी जैन, जसवीर सिंह, कुलदीप सिंह और तरसीम सिंह, इन चारों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। उम्र कैद मतलब ताउम्र, जब तक वो जिंदा हैं जेल के अंदर रहेंगे। हालांकि इन चारों ने फिर सेशन कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। अभी वहाँ से फैसला नहीं आया, फैसला आना बाकी है। तो ये थी कहानी।